आपका सवाल नंबर 1, आधुनिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या हैं? ऑप्शन ए ड्रग्स हैं, ऑप्शन बी जड़ी बूटियों का सत हैं, ऑप्शन सी रेडियो आइसोटोप्स हैं, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, रेडियो आइसोटोप्स हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, आधुनिक चिकित्सा जगत में नाभिकीय औषधियाँ एक नवीन प्रयोग हैं जो अनेक जटिल एवं खतरनाक बीमारियों के निदान के लिए अत्यंत ही कारगर सिद्ध हुई हैं। इसमें रेडियो आइसोटोप्स जैसे कोबाल्ट 60 है, क्रोमियम 51 है और गैलियम 67 है, आयोडीन 131 है आदि का प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का जो उपयोग किया जाता है वो थायराइड संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रोप्सी का कारण क्या है? मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रोप्सी का कारण क्या है? ऑप्शन ए आर्जिमोल तेल मिलावट, ऑप्शन बी सरसों के तेल के साइनाइड अंश, ऑप्शन सी धान की भूसी की तेल मिलावट, ऑप्शन डी उजला रंग करने वाली मिलावट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। धान की भूसी की तेल मिलावट की जाती है जिसके कारण ड्रोप्सी की बीमारी होती है। और इसके बारे में डिटेल जान देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ड्रोप्सी एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण मनुष्य के शरीर में सूजन आ जाती है और एवं व्यक्ति को सांस लेने में भी परेशानी होती है। यह सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना प्रिकली पोपी के तेल के मिलावट के कारण होती है। इसमें पाया जाने वाला सैग्यूरेनिन रक्त का थक्का जमा होता है जिससे रक्त के मुख्य अंश पायरोविक अम्ल कार्य करना बंद कर देता है। रक्त का जो मुख्य अंश है पायरोविक अम्ल वो कार्य करना बंद कर देता है। तो सरसों तेल में मिलावट की जांच नाइट्रिक अम्ल के द्वारा की जाती है। नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सरसों के तेल में मिलावट की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। पक्षी, एक तरफ इधर पक्षी है, वंशागति है, पर्यावरण है, जीवाश्म है, और इधर दूसरी साइड में सूची सेकंड में है पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, आर्नियोथोलॉजी और जेनेटिक्स। यानी किसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है ये है सूची में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी पक्षी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आर्निथोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी में किया जाता है। और वंशागति का जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स में किया जाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। और पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसकी। इकोलॉजी का अध्ययन पर्यावरण है उसके संतुलन का अध्ययन है किया जाता है। और जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के वंशगति का अध्ययन किया जाता है। आर्नियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों और उनके जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए मरुस्थल में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन सी बर्फ से ढका पहाड़ में, ऑप्शन डी घास के मैदान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय वन में होगी। जैव विविधता सर्वाधिक होगी उष्णकटिबंधीय वन में होगी। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है।
और जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जैव विविधता के अंतर्गत। और जैव विविधता वाले ये क्षेत्र जो हैं भारत में, चीन में, म्यांमार में, दक्षिण पश्चिम एशिया में एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स जो रहे थे किस युग में रहे थे? ऑप्शन ए पैलियोजोइक युग में, बी सेनोजोइक युग में, सी मेसोजोइक युग में, डी प्लाइस्टोसीन युग में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, मेसोजोइक युग में रहे थे। डायनासोर्स मेसोजोइक युग में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो ऑप्शन ए उत्पादित की जाती है, ऑप्शन बी उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी बचत की जाती है, ऑप्शन डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो बिजली उत्पादित की जाती है उसके नापने की इकाई है मेगावाट। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापन के लिए मेगावाट मानक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापन के लिए मेगावाट मानक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते? हमारे कान जो हैं किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं? जो ऑप्शन ए 20,000 चक्र प्रति सेकंड, बी ऑप्शन बी 15,000 चक्र प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 12,000 चक्र प्रति सेकंड और डी 10,000 चक्र प्रति सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 20,000 चक्र प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। और डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मनुष्य की जो ग्रहण सीमा या सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, सुनने की सीमा। और ये श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो तरंगे कहलाती हैं, ध्वनि तरंगे, वो श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। और चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, जो उनके सामने उपस्थित बाधा से टकराकर उससे परिवर्तित होते हैं। बाधा उपस्थिति का ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड की, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड की, ऑप्शन सी आरबीसी की, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, आरबीसी की, यानी रेड ब्लड कार्पल्स की कमी हो जाती है, यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है निर्जलीकरण के दौरान। और डिटेल देख लेते हैं इसके कारण। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, शरीर के निर्जलीकरण के कारण जल एवं सोडियम तथा पोटेशियम नामक खनिज लवणों की कमी हो जाती है। शरीर का जब निर्जलीकरण होता है तो रक्त में सोडियम की कमी के कारण ही प्यास अत्यधिक लगती है। रक्त में जब सोडियम की कमी हो जाती है तो प्यास अत्यधिक लगती है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।